सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 3P इन जेएनयू विद पंकज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिमोट सेंसिंग, जीआईएस और एरियल फोटोग्राफी के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स और पीवाईक्यूज के बारे में। हालांकि पिछले वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने मैसेज किया था कि ये वाला सेक्शन कराइए, सो मैं आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं रिमोट सेंसिंग, जीआईएस और एरियल फोटोग्राफी के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। चूँकि आपने कंसेप्ट्स तो पढ़े ही होंगे, यहाँ पे मैं पीवाईक्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करूँगा, एमसीक्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करूँगा। सो एक बार गो थ्रू हो लेते हैं कंसेप्ट से। सो आपको पता होगा रिमोट सेंसिंग है क्या। सबसे पहले तो रिमोट सेंसिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे हम क्या करते हैं, कोई दूर वस्तु है बिना उसके फिजिकल टच में आए उसका इन्फॉर्मेशन एक्वायर करते हैं। ठीक है, सो यही होता है। क्या होता है बेसिकली, सन से एनर्जी आती है, रेडिएशन आता है, अर्थ पे जो भी चीज़ें हैं उससे टकराती हैं। उसके बाद क्या होगा, ये ऑब्जर्व कर लेंगे, जो रिफ्लेक्ट करेंगी सैटेलाइट उसको क्या करेगा, रीड करेगा और बताएगा कि वो जो अर्थ पे जो सामान है, जो वस्तु है, वो किस तरह का है। ठीक है, और फिर वो उसको यहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए भेजता है। ठीक है, सो ये पूरा प्रिंसिपल होता है रिमोट सेंसिंग का। इतना बेसिक आपको पता होगा। तो इसमें जो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, वो आपको जानना ज़रूरी है। प्रिंसिपल कौन कौन से, सबसे पहले सन से एनर्जी आएगी, दो सोलर एनर्जी सोर्स ऑफ और इल्यूमिनेशन, यानी कि सोलर सन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है रेडिएशन एंड द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है उससे इस रेडिएशन का संपर्क होता है। ठीक है, बी। ओके, तीसरा जो होता है वो होता है इंटरेक्शन विद द टारगेट। टारगेट मतलब जो अर्थ सरफेस पे जो वस्तु हैं उससे इसका इंटरेक्शन होगा रेडिएशन का। उसके बाद चौथा जो चीज़ है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर। अब ये जो है फिर से जाएगा रिफ्लेक्ट होके सैटेलाइट में जो सेंसर लगा है उसके पास। सो रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर। पांचवा जो होता है वो होता है ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। सो ये जो सैटेलाइट है वो भेजेगा फिर से इसको प्रोसेसिंग के लिए, ट्रांसमिशन करेगा। नेक्स्ट जो है वो है इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। फिर से इसको जो लैब है वहाँ पे इसका इंटरप्रिटेशन होगा, एनालिसिस होगा। आफ्टर दैट इसको एप्लीकेशन में यूज़ किया जाएगा। ठीक है, सो ये है प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग और इसके जो बेसिक्स प्रोसेस होते हैं वो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, अगला जो है वो है टाइप्स कितने होते हैं रिमोट सेंसिंग के। सो टाइप्स की बेसिकली बात करें तो दो तरह के होते हैं। एक ये होता है कि हम सन की लाइट में रिमोट सेंसिंग कर रहे हैं, मतलब जो सेंसर है वो केवल सन की जो लाइट आ रही है उसी पर निर्भर है, उसको हम कहते हैं पैसिव सेंसर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सन, यहाँ से एनर्जी आई, ये फिर रिफ्लेक्ट किया, यहाँ का सेंसर इसको क्या कर लिया, सेंस करके इन्फॉर्मेशन दिया। लेकिन जो एक्टिव रिमोट सेंसिंग होता है उसमें क्या होता है कि रिमोट जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट से ही एनर्जी इमिट होती है, वहाँ से एनर्जी आएगी, जो अर्थ सरफेस पे जो वस्तुएं हैं उससे टकराएंगी, फिर से वहीं से रिफ्लेक्ट होंगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर वो इस अर्थ सरफेस पे जो वस्तु है उसके बारे में जानकारी देगी। तो बेसिकली दोनों में अंतर इतना ही होता है कि जो पैसिव रिमोट सेंसिंग होता है वो केवल सन की उपस्थिति में ही काम कर पाता है, और जो एक्टिव रिमोट सेंसिंग होता है वो जो नेचुरल लाइट नहीं भी है तब भी ये काम करेगा। ठीक है, इतना बेसिक अंतर आप याद रखेंगे। तीसरा जो कंसेप्ट है वो है फोटोग्राफी का। तो फोटोग्राफी में भी आपको इतना पता होगा कि जो कैमरेज, एरियल फोटोग्राफी जो होती है, सो हवा में से जो फोटोग्राफी की जाती है उसको हम एरियल फोटोग्राफी कहते हैं। इसमें भी तीन चीज़ें हैं, तीन तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं इसके भी। तो जो एक होता है जो स्पेस प्लेटफॉर्म जो होता है, स्पेस बोर्न प्लेटफॉर्म, वो तो सैटेलाइट ही है। जो पहला होता है वो होता है बलून। मान लीजिए जो ग्राउंड है, ग्राउंड बेस्ड जो प्लेटफॉर्म होता है, जैसे उसमें एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं बलून। यहाँ पे अगर मैं ऐसे समझाऊँ, यहाँ पे मान लीजिए मैंने बलून या फिर कोई भी क्रेन मान लीजिए है, यहाँ पे मैंने कैमरा लगा दिया और यहाँ का फ़ोटो ले लिया, तो ये होता है ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है एयर बेस्ड। तो एयर बेस्ड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप एयरक्राफ्ट से ले लेते हैं, हेलीकॉप्टर से फ़ोटो ले लेते हैं। ठीक है, सो ये होता है एयरबॉर्न। और एक होता है स्पेस बॉर्न। तो स्पेस बॉर्न तो सैटेलाइट आपका आ जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली हम इसमें देखेंगे जो हवा से जो फ़ोटो ली जा रही है वो किस किस तरह से ली जाती है। तो एक होता है कि कैमरा आपका वर्टिकल होता है। तो वर्टिकल जब होता है, ये जो वर्टिकल होता है तो इसमें हॉरिजन नहीं बनता है। ठीक है, अगर ये वर्टिकल है, 30 डिग्री तक झुका हुआ है, 3 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक झुका हुआ है, तो इसको कहते हैं लो ऑब्लिक, यानी कि झुका हुआ है, इसमें हॉरिजन बनेगा। जैसे जब ये आप देखेंगे तो ये जो पीछे का जो भाग दिख रहा है ये हॉरिजन कहलाएगा। ठीक है, तीसरा है हाई ऑब्लिक। हाई ऑब्लिक में क्या होता है, ये 30 से 60 डिग्री, 60 डिग्री से भी ऊपर तक रहता है ये। ठीक है, हॉरिजन इसका। तो इसीलिए इसमें
पूरी तरह से हॉरिजन दिखता है। जो लो ऑब्लिक होता है इसमें तो थोड़ा हल्का दिखता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हॉरिजन दिखता है हाई ऑब्लिक में। सो ये 3 प्रकार के हो गए, वर्टिकल, लो ऑब्लिक और हाई ऑब्लिक। ओके, अगर इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स भी आते हैं तो इसको आपको समझना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैमरे का लेंस है, तो जो पीछे आपका बनेगा वहाँ पे आपका इमेज बनेगा, जिसको फोटो फ्रेम कहते हैं। ठीक है, फोटो फिल्म। और ये कैमरा एक्सिस ये है वर्टिकल, यहीं पे सीधा वर्टिकल ये नीचे आएगा। इतना समझ में आया। और ये जहाँ तक ऐसे कवर कर रहा है वो है आपका एरिया कवर्ड, एरिया जो कवर हो रहा है इतना। ओके, सो देखिए न्यूमेरिकल कैसे आता है वो आप यहाँ पे समझिए। ये न्यूमेरिकल देखिए हल्का सा धुंधला है बट हो जाएगा। सो जैसे मान लीजिए ये आपका ग्राउंड पे, वेट अ मिनट, ये मान लीजिए ग्राउंड पे है, कोई भी वस्तु है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक का इमेज लेना चाहते हैं, फ़ोटो लेना चाहते हैं, तो अगर हम इसका स्केल पता करना है, बेसिकली स्केल पता करने के लिए आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि स्केल क्या है। ठीक है, कैमरे की। सो स्केल अगर हमको पता करना है तो क्या करते हैं, हम फार्मूला लगाते हैं, एफ मतलब फोकल लेंथ डिवाइडेड बाई एच यानी कि फ्लाइंग हाइट, फ्लाइट हाइट। अब देखिए एफ मतलब फोकल लेंथ और एच मतलब फ्लाइट हाइट। लेकिन अगर ये जो टेरेन एरिया है, नीचे अगर टेरेन एरिया है, ऐसा है कि ऊबड़ खाबड़ नीचे ज़मीन है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से एच को घटाते हैं। एच क्या है, स्मॉल एच, एवरेज ग्राउंड एलिवेशन है। ठीक है, सो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि ये तो आपका फ्लाइट एल्टीट्यूड जो दिया हुआ है, ये तो आपका 10,000 फीट दिया हुआ है, जिसको हम 3,048 यानी कि 3,048 मीटर्स में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जो एलिवेशन है ये नीचे का, अगर हम इसको देखें तो ये है एवरेज 850 फीट, तो 259 मीटर इसको लिख सकते हैं। ओके, सो 10,000 फीट में से 850 फीट को घटाएंगे, या फिर ये कहें कि 3,048 मीटर में से 259 मीटर घटा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका फ्लाइट एल्टीट्यूड। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा आपका फ्लाइट हाइट। ओके, सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और फोकल लेंथ इसका क्या कहलाएगा, जो लेंस और जहाँ पे ये फिल्म जो बन रहा है पीछे, उसके बीच की जो दूरी होती है वो 6 इंच है, यानी कि ये इसका फोकल लेंथ है। सो इसके माध्यम से आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं, 1/18,300 इसका ये आ गया। ठीक है, सो ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये आपका हो गया एरियल फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट। उसके बाद आता है कि जीआईएस के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो जीआईएस के कंपोनेंट्स में बेसिकली जो आपका होगा वो 5 चीज़ें हैं। सबसे पहला तो डेटा होना चाहिए, उसके बाद सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पीपल और प्रोसीजर। सो ये पांचों आपको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, अभी क्वेश्चंस भी आएंगे आगे। उसके बाद एक आता है कि रास्टर और वेक्टर डेटा क्या होता है। तो रास्टर डेटा बेसिकली इतना याद रखेंगे कि तीन जो ये डेटा देता है वो पॉइंट, लाइन, पॉलीगन के फॉर्मेट में देता है। जैसे ये देखेंगे पॉइंट, ये लाइन और ये पॉलीगन, मतलब किसी भी एक घेरे में है। ठीक है, तो ये होता है वेक्टर ऑब्जेक्ट। रास्टर डेटा के रूप में अगर ऑब्जेक्ट को दिखाना है तो पिक्सल फॉर्म में हम दिखाते हैं। ठीक है, हालांकि सेम प्रोसेस इसमें भी है, लेकिन इसमें पिक्सल के फॉर्मेट में हम दिखाते हैं। ठीक है, अगर इसमें पॉइंट दिखाना है तो पिक्सल के फॉर्मेट में पॉइंट दिखाएंगे, लाइन दिखाना है तब भी पिक्सल के फॉर्मेट में दिखाएंगे, एरिया दिखाना है तब भी हम क्या दिखाएंगे, पिक्सल के फॉर्मेट में ही दिखाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है स्पेस सेगमेंट। अब हालांकि आपने यूनिट्स तो पढ़ा ही होगा, बट बस मैं यहाँ पे गो थ्रू हो रहा हूँ सो फिगर्स के माध्यम से। तो अब इसको समझते हैं स्पेस सेगमेंट को। स्पेस सेगमेंट बेसिकली एक एक तो होता है, ये 3 तरह का होता है सेगमेंट्स क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है स्पेस सेगमेंट्स मतलब जो सैटेलाइट से पास है, जैसे जीएनएसएस सैटेलाइट्स है तो यहाँ पे ये सेगमेंट होगा। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं कंट्रोल सेगमेंट। क्या होता है, कंट्रोल सेगमेंट, इसके अलग अलग जो है ऑफिसेस हैं। ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है यूजर सेगमेंट, जो हम लोगों के मोबाइल्स में, कार्स में, या फिर हम लोगों के पास जो होता है उसको यूजर सेगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो जीएनएसएस या जीपीएस में यूज होता है। ठीक है, बेसिकली ऐसे जो क्वेश्चन अभी आएंगे तो वहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा सेगमेंट्स क्या है। ठीक, अब देखिए एक जो आपका लास्ट इस यूनिट में जो लास्ट टॉपिक है वो है जीएनएसएस और जीपीएस से रिलेटेड। तो ये समझिए जीपीएस और जीएनएसएस ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं क्या, ऐसा आपको लगता है? तो जो जीएनएस है वो ब्रॉड टर्म है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये एक ब्रॉड टर्म है। ये जीपीएस जो है इसका एक भाग है, जो कि अमेरिका यानी कि नासा के द्वारा इसको सैटेलाइट्स का कॉन्स्टेलेशन है, गुच्छ है सैटेलाइट्स का। ऐसे ही हर एक कंट्रीज़, मैक्सिमम कंट्रीज़ के पास अपना अपना है। जैसे हम बात करें तो ग्लोनास जो है वो रशिया के पास है। ठीक है, इसी तरह गैलीलियो जो है यूरोप के पास है, बीओडीओ जो है ये चाइना के पास है, इसी तरह जीपीएस तो अमेरिका के पास है। ठीक है, तो ये अलग अलग
कंट्रीज़ अपना अपने सैटेलाइट्स का कॉन्स्टेलेशन जो है वो लॉन्च करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नेविगेट कर पाती हैं वो चीज़ें, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो कितने मिनट हुआ, अभी 10 मिनट हुआ और आपका मैंने एक यूनिट जो है बेसिकली गो थ्रू हो गए हम लोग। सो अब आपको क्वेश्चंस नए नहीं लगेंगे बिल्कुल, ठीक है, अगर आप देख रहे हैं नए नए तो, ठीक है। सो शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी प्रिंसिपल बिहाइंड रिमोट सेंसिंग। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या होता है, तो सबसे पहला प्रिंसिपल होना चाहिए क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम अर्थ सरफेस। मतलब जो अर्थ सरफेस पे जो एनर्जी आ रही है उसका रिफ्लेक्ट होकर सेंसर तक जाना, ये सबसे प्राइमरी फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, प्राइमरी प्रिंसिपल होना चाहिए। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। अगला जो प्रश्न है, व्हाट डज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन रिमोट सेंसिंग। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो कंसेप्ट है रिमोट सेंसिंग में वो क्या रेफर करता है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल एंड नॉन विजिबल रेडिएशन। अब देखिए ऑप्शन के अनुसार इसमें आप ये जो EMR आते हैं इसमें विजिबल और नॉन विजिबल रेडिएशंस होते हैं, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हैं, हालांकि बहुत लंबी वीडियो जाएगी मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ूंगा तो। सो देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रिफर्स टू द रेंज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फ्रॉम गामा रेज टू रेडियो वेव्स इंक्लूडिंग द विजिबल लाइट्स यूज टू रिमोट सेंसिंग, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट। जैसे ऐसे आता है एनर्जी, इधर आपका गामा रेज, एक्स रेज, फिर आपका UV रेज, विजिबल रेज, IR, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ऐसे करके एनर्जी आती है, ठीक है। और इधर से इधर जैसे हम जाएंगे फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती जाएगी, सॉरी वेवलेंथ जो है वो बढ़ता जाएगा, वेवलेंथ जो है वो बढ़ता जाएगा। सो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज प्राइमरली यूज्ड बाय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट टू कैप्चर इमेज। तो एनर्जी जो है कौन सा यूज होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, EMR। remote sensing system you are use electromagnetic energy which includes visible light, infrared and microwave radiation to capture the data from the earth surface, okay। सो अगला जो क्वेश्चन है वो है, इन रिमोट सेंसिंग द टर्म स्पेशल रिजोल्यूशन रिफर्स टू। सो स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है, पहले रिजोल्यूशन समझिए। रिजोल्यूशन जो होता है वो डिस्टिंग्विश करने का एक तरीका है, स्पेशल रिजोल्यूशन। सो द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश फाइन डिटेल्स ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड स्पेशल रिजोल्यूशन। सो स्पेशल रिजोल्यूशन रिफर्स टू द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट और फीचर्स दैट अ सेंसर कैन डिटेक्ट ऑन अर्थ सरफेस, ऑफन मेजर्ड इन मीटर्स। 10 मीटर्स रिजोल्यूशन मीन्स द सेंसर कैन डिस्टिंग्विश फीचर्स एज स्मॉल एज 10 मीटर। जैसे मान लीजिए ये अर्थ पे एक एरिया है, 10 मीटर के अंदर एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसके बीच की जो दूरी है वो मान लीजिए 8 मीटर है, ठीक है। और अगर हम कोई सैटेलाइट लेते हैं, कोई सेंसर लेते हैं जिसका रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन 10 मीटर है, 10 मीटर है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट को ये सैटेलाइट एक ही बताएगा, क्योंकि इसका जो रिजोल्यूशन है, जो ये सैटेलाइट का रिजोल्यूशन है, मान लीजिए अगर ये सैटेलाइट है तो जो इसका जो रिजोल्यूशन है वो 10 मीटर है, यानी कि जो 10 मीटर से अधिक दूरी पे वस्तुएं रहेंगी केवल ये इसको डिस्टिंग्विश कर पाएगा ये सैटेलाइट। लेकिन अगर ये दोनों वस्तुएं हम लेते हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट लेते हैं जो कि 8 मीटर पे हैं, तो ये एक ही बताएगा कि ये अर्थ पे ये एक ही वस्तु है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेंसर इज कॉमनली यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग टू डिटेक्ट थर्मल रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। सो थर्मल इंफ्रारेड सेंसर हम यूज़ करते हैं। सो थर्मल इंफ्रारेड सेंसर डिटेक्ट रेडिएशन लिमिटेड बाय द अर्थ सरफेस अलाउइंग द मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेम्परेचर वेरिएशन, ओके। सो अगला जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव रिमोट सेंसिंग। सो मैंने आपको समझाया पैसिव किसको कहेंगे, जो कि केवल सोलर एनर्जी की वजह से हम रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैंडसेट सैटेलाइट, जो कि USA का है। सो पैसिव रिमोट सेंसिंग रिलाइज ऑन नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि सोलर एनर्जी, एंड सच एज द सन। लैंडसेट फॉर एग्जांपल कैप्चर रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ओके। अगला जो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग सिस्टम इमिट्स इट्स ओन एनर्जी एंड डिटेक्ट्स द रिफ्लेक्टेड एनर्जी। इसको समझिए, किस तरह की एनर्जी जो है रिमोट सेंसिंग में इमिट होती है, इट्स ओन एनर्जी एंड डिटेक्ट द रिफ्लेक्टेड एनर्जी। सो एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या होता है, जो सैटेलाइट होता है अपनी एनर्जी इमिट करता है और फिर जो है उसी को डिटेक्ट करता है। सो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिव रिमोट सेंसिंग। अब एक्टिव रिमोट सेंसिंग का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये प्रोवाइड करता है अपनी ओन एनर्जी, ओन सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके। सो इसका जो एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, रडार हो जाएगा, लीडार हो जाएगा, ये जनरेट करते हैं ओन एनर्जी, ओके। अगला जो क्वेश्चन है वो है, विच सैटेलाइट सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव रिमोट सेंसिंग इन द विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। सो लैंडसेट है, पैसिव रिमोट सेंसिंग की बात कर रहा है यहाँ पे। सो रडार मैंने आपको बताया एक्टिव है, नोवा भी, ठीक है।
टेरा भी। सो लैंडसेट जो होता है वो है पैसिव रिमोट सेंसिंग का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एडवांटेज ऑफ एक्टिव रिमोट सेंसिंग ओवर पैसिव रिमोट सेंसिंग। तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग का क्या एडवांटेज है? सो ये क्या होता है, हर एक वेदर में काम कर सकता है, हर एक कंडीशन में, इंक्लूडिंग एट नाइट, रात में भी काम कर सकता है, जबकि रात में तो सूरज नहीं होता है। सो अगर मान लो सूरज नहीं है फिर भी ये काम कर सकता है एक्टिव रिमोट सेंसिंग। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एक्टिव रिमोट सेंसिंग कैन वर्क इन ऑल वेदर कंडीशन इंक्लूडिंग एट नाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन रिमोट सेंसिंग व्हाट डज टेम्पोरल रिजोल्यूशन। टेम्पोरल रिजोल्यूशन क्या होता है बेसिकली? सो टेम्पोरल रिजोल्यूशन वो रिजोल्यूशन होता है, जैसे मान लो कोई अर्थ पे कोई पॉइंट है, कोई एरिया है, अब एक बार मैंने वहाँ सेटेलाइट से उसकी इमेज ले ली या फिर वहाँ की इन्फॉर्मेशन ले ली, फिर दोबारा हम आ रहे हैं वहाँ पे अगर इमेज लेने घूम के पूरी अर्थ को, जैसे मान लो ये अर्थ है तो यहाँ से ये घूम रही है सेटेलाइट ऐसे, तो यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली, फिर एक चक्कर गया लगा के आया यहाँ पे, तो जितना टाइम लगा यहाँ पे आने में और फिर से दोबारा इसी स्थान की जानकारी लेने में, सो इसको हम कहते हैं टेम्पोरल रिजोल्यूशन। इसको पढ़ो, टेम्पोरल रिजोल्यूशन रिफर्स टू हाउ ऑफन अ सैटेलाइट और सेंसर रीविजिट द सेम एरिया। रीविजिट करने के लिए सेम एरिया को कितना टाइम लग रहा है, विच इज़ क्रूशियल फॉर मॉनिटरिंग डायनेमिक चेंजेस लाइक वेजिटेशन ग्रोथ, अर्बन एक्सपेंशन एंड वेदर पैटर्न्स। जैसे मान लो तुम इंडिया में रह रहे हो, ठीक है, सो अगर इंडिया से इंडिया को डिटेक्ट किया, इंडिया में देखा सैटेलाइट की क्या हो रहा है वहाँ पे, यहाँ पे वेजिटेशन के ग्रोथ को देखा, ठीक है, फिर जो है वो पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड का जो है चक्कर लगा के आया और वहाँ पे देखा, फिर दोबारा जब देखा वहाँ पे सेम एरिया को तो वहाँ पे ग्रोथ हो गया होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो हुआ होगा, चेंजेस हुआ होगा। सो ये होता है टेम्पोरल रिजोल्यूशन। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग एरियल फोटोग्राफी इन रिमोट सेंसिंग। सो प्राइमरी एडवांटेज क्या होता है एरियल फोटोग्राफी का रिमोट सेंसिंग में? सो ये हाई रेजोल्यूशन डेटा को प्रोवाइड करता है और लार्ज स्केल पे डेटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, इट प्रोवाइड्स हाई रेजोल्यूशन डेटा एंड लार्ज स्केल। फोटोग्राफी करोगे तो ऑब्वियसली हाई रेजोल्यूशन डेटा मिलेगा आपको, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन एरियल फोटोग्राफी एंड सैटेलाइट इमेजनरी। अब देखो एरियल फोटोग्राफी और सैटेलाइट इमेजनरी में मेन डिफरेंस क्या है ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो एरियल फोटोग्राफी जो है वो आपको हायर रेजोल्यूशन इमेज प्रोवाइड कराती है एट अ स्मॉलर एरिया स्केल, जबकि जो सैटेलाइट है वो आपको इस लार्ज एरिया में देता है लेकिन उतना उसका रेजोल्यूशन हाई नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं, एरियल फोटोग्राफी टिपिकली इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग इमेज फ्रॉम लोअर एल्टीट्यूड, ठीक है। तो एरियल फोटोग्राफी कहाँ हम यूज करेंगे, लोअर एल्टीट्यूड से फोटो लेने के लिए, जैसे मान लो एयरक्राफ्ट हो गया या हेलीकॉप्टर हो गया, वहाँ से हमने फ़ोटो ले लिया, ठीक है, तो ये लोअर लेटीट्यूड पे एल्टीट्यूड पे हम काम में लाते हैं, इसको यूज करते हैं। ऑफरिंग हायर रिजोल्यूशन एट अ स्मॉलर जियोग्राफिकल स्केल कंपेयर टू सैटेलाइट इमेजनरी विच कवर लार्जर एरिया एट अ कोर्सर रिजोल्यूशन, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कैमरा इज टिपिकली यूज्ड फॉर एरियल फोटोग्राफी। तो किस तरह का कैमरा हम टिपिकली यूज़ करते हैं एरियल फोटोग्राफी में? तो नॉर्मली लार्ज फॉर्मेट कैमरा यूज किया जाता है, ठीक है। सो लार्ज फॉर्मेट कैमरा, एरियल फोटोग्राफी ऑफन यूज लार्ज फॉर्मेट कैमरा विथ स्पेशलाइज्ड लेंसेज टू कैप्चर हाई रेजोल्यूशन इमेज फ्रॉम एयरक्राफ्ट। दीज कैमराज आर डिजाइन टू प्रोड्यूस डिटेल्ड इमेज एट अ हाई एल्टीट्यूड यानी कि बहुत ऊंचाई पे, ओके। सो अगला जो क्वेश्चन है इन एरियल फोटोग्राफी व्हाट इज टर्म ओवरलैप। ओवरलैप जो टर्म है वो किस लिए यूज होता है एरियल फोटोग्राफी में? सो ये जो टर्म है वो यूज होता है द एरिया कवर्ड बाई वन फोटोग्राफ दैट ओवरलैप्स विद द एरिया कवर्ड बाई अनदर। मतलब जैसे मान लो कोई एरिया है यहाँ पे, दूसरा एरिया इसके जस्ट बगल में है। अब जैसे मान लो यहाँ से कोई मैंने एयरक्राफ्ट से जा रहा है, उड़ रहा है, तो एक बार इसका फ़ोटो ले लिया, इतने का फ़ोटो ले लिया, फिर दोबारा मान लो ये एयरक्राफ्ट यहाँ पहुँचा तो फिर इसने यहाँ तक फ़ोटो ले लिया, ठीक है। तो ये जो बीच का एरिया हो गया वो ओवरलैप हो गया, सो इसको कहते हैं ओवरलैप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द एरिया कवर्ड बाई वन फोटोग्राफ। एक फोटोग्राफ में जो एरिया आया दैट ओवरलैप, वो ओवरलैप हो गया दूसरे फोटोग्राफ में विद द एरिया कवर्ड बाई अनदर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक्सप्लेनेशन पढ़ लो इसका, एरियल फोटोग्राफी ओवरलैप्स रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ द लैंड दैट अपीयर्स इन टू कंसिक्यूटिव फोटोग्राफ्स। दो जो है कंसिक्यूटिव फोटोग्राफ्स अगर हम लेते हैं तो जो उसमें ओवरलैप पार्ट होता है वहाँ पे यूज़ होता है ओवरलैप। ओवरलैपिंग इज अ क्रूशियल फॉर स्टीरियोस्कोपिक विजन्स एंड द क्रिएशन ऑफ मैप्स, ओके। स्टीरियोस्कोपिक क्या होता है बेसिकली 3D और 2D में हम उसको देखते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की डिसएडवांटेज ऑफ एरियल फोटोग्राफी।
सो डिसएडवांटेज क्या है एरियल फोटोग्राफी का? तो डिसएडवांटेज ये है कि मान लो अगर बारिश आ रहा है तो कैसे तुम एयरक्राफ्ट उड़ाओगे या फिर हेलीकॉप्टर कैसे उड़ाओगे, कैसे फोटो लोगे? सो इट अफेक्ट्स बाई वेदर कंडीशन से अफेक्ट होता है, और क्लाउड्स, रेन, ऐसे। सो एरियल फोटोग्राफी कैन बी लिमिटेड बाई वेदर कंडीशन सच एज क्लाउड कवर, रेन, फॉग, which may obstruct the view and reduce the quality of the image. Okay, so next question, what is the primary purpose of taking aerial photographs in a vertical orientation? So primary purpose क्या है taking aerial photograph in a vertical orientation? vertical orientation का मतलब ये है, जैसे मान लो कि ये बात कर रहा है, यहाँ पे अगर कैमरा है तो यहाँ से वर्टिकल अगर हम लेते हैं तो क्या हमको एडवांटेज है, ठीक है। क्या पर्पज़ है हमारा? यहाँ पे पर्पज़ की बात कर रहा है, तो टू इंश्योर द फोटोग्राफ प्रोवाइड्स अ ट्रू स्केल एंड मेजरमेंट ऑफ द एरिया। तो जब हम वर्टिकली अगर 90 डिग्री पे लेते हैं तो क्या होता है, ये ट्रू स्केल हमको प्राप्त होता है। ओके, सो एक्सप्लेनेशन इसका देख लो। वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ आर taken with the camera pointing straight down towards the earth surface, providing a true scale representation of the land features, which is useful for precise measurements and mapping. Okay, I hope समझ में आया होगा। Which of the following is a common use of aerial photography in urban planning? अर्बन प्लानिंग में क्या यूज़ होता है? तो मैपिंग, टोपोग्राफी हम देखते हैं, उसका अर्बन का एरिया देखते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एप्लीकेशन बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर फोटोग्राफ्स दैट आर टेकन अलॉन्ग द सेम फ्लाइट पाथ बट एट डिफरेंट टाइम्स? ये सही है। व्हाट इज द टर्म फॉर फोटोग्राफ्स? हम कौन सा टर्म देंगे? तो ये देंगे रिपीटेटिव कवरेज। दोबारा आ रहा है वहीं पे, सेम फ्लाइट पाथ बट एट द डिफरेंट टाइम, दोबारा आया है तो इसको रिपीटेटिव कवरेज कहेंगे। रिपीटेटिव कवरेज रिफर्स टू कैप्चरिंग एरियल फोटोग्राफ्स अलॉन्ग द सेम फ्लाइट पाथ एट डिफरेंट टाइम विच अलाउ फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ चेंजेस इन द एरिया ओवर टाइम। जैसे जो टेम्पोरल रिजोल्यूशन मैंने बताया वो रिपीटेटिव टाइम तो ही कर रहा था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ एरियल फोटोग्राफी? एरियल फोटोग्राफी का क्या लिमिटेशन है कंपेयर टू सैटेलाइट इमेजनरी? वही है, लिमिटेड कवरेज एरिया होता है इसका। ओके, देखो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। एरियल फोटोग्राफी का कंपेयर पूछ रहा है, लिमिटेशंस क्या है एरियल फोटोग्राफी का, ठीक है। तो एरियल फोटोग्राफी का रिजोल्यूशन तो हाई होता है, रिजोल्यूशन जो है वो हाई होता है, लेकिन क्या होता है इसमें लिमिटेड कवरेज एरिया, चूँकि अब कितनी ऊंचाई पर ले जाओगे तुम एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर, इसीलिए इसमें जो है लिमिटेड कवरेज एरिया हो पाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, इन एरियल फोटोग्राफी व्हाट डज स्टीरियोस्कोपिक व्यूइंग मीन? स्टोरियोस्कोपिक जो पिछली बार आया था, मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। व्यूइंग इमेज इन 3D बाय यूजिंग ओवरलैपिंग फोटोग्राफ्स। जो ओवरलैप हो रहा था उसकी वजह से हम 3D में देख सकते हैं किसी भी फोटोग्राफ को, इसको हम स्टीरियोस्कोपिक कहते हैं। जैसे स्टीरियोस्कोपिक व्यूइंग इन्वॉल्व्स यूजिंग 2 ओवरलैपिंग एरियल फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स और एट डिफरेंट टाइम्स टू क्रिएट अ 3-डायमेंशनल पर्सपेक्टिव अलाउइंग फॉर द एनालिसिस ऑफ टोपोग्राफी एंड सरफेस फीचर्स। ओके, 3D में ये आपको दिखाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग सैटेलाइट इमेज इन रिमोट सेंसिंग? प्राइमरी एडवांटेज क्या है सैटेलाइट इमेज का रिमोट सेंसिंग में? ये ग्लोबल कवरेज देता है, जबकि फोटोग्राफी जो है, फोटोग्रामेट्री जो है वो आपको ग्लोबल कवरेज नहीं देता है, लिमिटेड कवरेज देता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। दे अलाउ फॉर ग्लोबल कवरेज ओवर टाइम। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आप एक काम ये कर सकते हैं कि जब मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे पढ़ रहा हूँ तो आप क्वेश्चन को पॉज करें, क्वेश्चन के ऑप्शंस देखें, अपने आप आंसर दें, उसके बाद फिर से वीडियो को शुरू करके देखें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट सिस्टम इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर द अर्थ ऑब्जर्वेशन इन द रिमोट सेंसिंग? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, लैंडसेट। सैटेलाइट सिस्टम इज प्राइमरली यूज्ड फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन इन द रिमोट सेंसिंग। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। लैंडसेट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सैटेलाइट सिस्टम फॉर Earth observation. It has been operation since 1970s and provides a valuable record environmental and land use changes on Earth. यहाँ पे बात कर रहा है, सबसे पहले अर्थ ऑब्जर्वेशन रिमोट सेंसिंग लैंडसेट के द्वारा की गई थी, ठीक है। कब? 1970 में, 1970 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसए के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सैटेलाइट इमेजनरी इज टिपिकली यूज टू मॉनिटर वेजिटेशन हेल्थ? वेजिटेशन हेल्थ के लिए नॉर्मली मल्टी स्पेक्ट्रम इमेजनरी, चूँकि बहुत सारे कलर्स उसमें दिखाने होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये सारे इंफ्रारेड बैंड्स आ जाते हैं उसमें, ठीक है। मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजनरी कैप्चर डेटा अक्रॉस सेवरल बैंड्स इंक्लूडिंग द नियर इंफ्रा बैंड विच इज पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू चेंज इन वेजिटेशन हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंड्स इज मोस्ट सेंसिटिव टू वेजिटेशन इन रिमोट सेंसिंग? नियर इंफ्रारेड बैंड, ओके।
अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सैटेलाइट्स थर्मल इंफ्रारेड सेंसर इन रिमोट सेंसिंग। सो ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो सेंसर से रिलेटेड है। इसका राइट आंसर डिटेक्ट सरफेस टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या था, थर्मल इंफ्रारेड। थर्मल इंफ्रारेड बेसिकली क्या होता है, सरफेस का टेम्परेचर और हीट इमिशंस को डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, टू डिटेक्ट सरफेस टेम्परेचर एंड हीट इमिशंस। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स इज यूज्ड फॉर सॉइल मॉइस्चर मॉनिटरिंग। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रडार। सॉइल मॉइस्चर मॉनिटरिंग को रडार SAR यानी कि सिंथेटिक अपर्चर रडार, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सिंथेटिक अपर्चर रडार इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग सॉइल मॉइस्चर बिकॉज इट कैन पेनिट्रेट कर सकता है थ्रू क्लाउड कवर को, ठीक है। सो एंड प्रोवाइड डेटा ऑन सरफेस मॉइस्चर कंडीशन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड हाइड्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, पीपल भी है, यानी कि सैटेलाइट इमेजनरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी पूछ रहा है, नॉट यहाँ पे पूछा था ना। सो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ GIS सॉफ्टवेयर। सो प्राइमरी फंक्शन की बात करें GIS सॉफ्टवेयर की तो क्या है, एक्वायर और कलेक्ट डेटा, स्टोर एनालाइज एंड विजुलाइज स्पेशियल डेटा, टू डेवलप सैटेलाइट बेस्ड इमेजनरी टू प्रोड्यूस फिजिकल मैप्स ओनली। सो स्टोर करेगा डेटा को GIS, एनालाइज करेगा, विजुलाइज करेगा, किसको, स्पेशियल डेटा की बात यहाँ पे हो रही है। सो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, स्टोर एनालाइज एंड विजुलाइज स्पेशियल डेटा। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ पीपल इन GIS। पीपल का क्या रोल होता है GIS में, कंपोनेंट में आता है पीपल। सो इनका क्या रोल है, तो पीपल मैनेज करता है डेटा को और इंटरप्रेट करता है जो रिजल्ट आता है उसको, जिसकी वजह से हम डिसीजन मेकिंग का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पीपल मैनेज द डेटा एंड इंटरप्रेट रिजल्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द फंक्शन ऑफ द डेटा कंपोनेंट इन GIS। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा स्टोरिंग डेटा फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द फंक्शन ऑफ डेटा कंपोनेंट इन GIS। सो डाटा इन GIS इंक्लूड्स बोथ स्पेशियल एंड नॉन स्पेशियल डेटा विच आर कलेक्टेड, स्टोर्ड एंड मैनेज्ड फॉर फ्यूचर एनालिसिस। ओके, तो फ्यूचर एनालिसिस के लिए हम इसको कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, मैनेज रखते हैं, ठीक है, मैनेज करते हैं। एंड सच एज लैंड यूज डेटा, एलिवेशन मॉडल्स एंड मोर। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज फॉर JS स्टैंड पर। ऐसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि JS का फुल फॉर्म क्या है, तो ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इतना तो आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्पेशल डेटा इन GIS। स्पेशल डेटा क्या होता है, दो तरह के डेटा होते हैं, डेटा जो है वो क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है स्पेशल और एक होता है नॉन स्पेशल। स्पेशल क्या होता है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स, फिजिकल चीज़ों को बताता है, जैसे पर्वत है, पठार है, वेजिटेशन है, ये सारी चीज़ें, और उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन देगा वो बताएगा उसका नॉन स्पेशल डेटा। नॉन स्पेशल को एट्रीब्यूट डेटा भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्पेशल डेटा इन GIS। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा, ये पॉल्यूशन डेंसिटी रीजन। तो ये किसी भी तरह का फिजिकल चीज़ नहीं बता रहा है, एरिया ऑफ फॉरेस्ट ये बता रहा है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेम ऑफ सिटी, तो ये नेम ऑफ सिटी क्या बताएगा, ये नॉन स्पेशल डेटा हो जाएगा, इसका राइट नॉन स्पेशल हो जाएगा, लेकिन इसमें पूछ रहा है स्पेशल डेटा, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, आप यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। आई थिंक मैं थोड़ा तेज हो रहा हूँ, बट टाइम भी बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना सकता हूँ। सो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप, स्पेशल डेटा रिफर्स टू डेटा दैट हैज़ अ ज्योग्राफिकल और लोकेशनल कंपोनेंट्स। लोकेशनल कंपोनेंट्स को बताता है, जियोग्राफिकल कंपोनेंट को बताता है, फिजिकल कंपोनेंट को बताता है, ये कौन सा, स्पेशल डेटा। ओके, सो इट इज़ ऑफन रिप्रेजेंटेड एज कोऑर्डिनेट्स, बाउंड्रीज और ज्योग्राफिक फीचर्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉन स्पेशल डेटा इन GIS। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ गया। नॉन स्पेशल GIS डेटा क्या होता है, मैंने आपको बताया, डेटा लिंक्ड टू जियोग्राफिक लोकेशन। जो लोकेशन है उससे लिंक्ड जो डेटा है उसके बारे में कोई चीज़ अगर बता रहा है, यानी कि उससे रिलेटेड एट्रीब्यूट उसको कहेंगे हम, ठीक है, बट नॉट डिस्क्राइबिंग देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक नहीं उसको दिखाएगा, ठीक है, फिजिकल दिखाएगा तो क्या हो जाएगा, स्पेशल हो जाएगा। सो एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेंगे, नॉन स्पेशल डेटा रिफर्स टू इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट टाइड टू ए स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन। इट कुड इंक्लूड एट्रीब्यूट लाइक पॉपुलेशन, टेम्परेचर, सॉइल टाइप विच आर लिंक्ड टू स्पेशल लोकेशन बट डू नॉट डिस्क्राइब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन स्पेशल डेटा इन GIS डेटाबेस। सो इसमें पूछ रहा है नॉन स्पेशल डेटा GIS डेटाबेस में कौन सा है, इसका राइट आंसर आपका, वैसे ही नॉन जो नाम होगा फॉरेस्ट का या फिर उसके टाइप्स होंगे वो नॉन स्पेशल में आएंगे, अगर फॉरेस्ट की एरिया की बात करेगा तो वो आपका स्पेशल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेशल एंड नॉन स्पेशल डेटा इन GIS। तो रिलेशनशिप जो दोनों में बताया क्या है वो है लोकेशन
राइट आंसर आपका बी है। स्पेशल डेटा इज यूज्ड फॉर डिस्क्राइब लोकेशन। ओके, स्पेशल डेटा क्या कर रहा है, लोकेशन बता रहा है, और नॉन स्पेशल डेटा यूज टू डिस्क्राइब एट्रीब्यूट्स ऑफ द लोकेशन, लोकेशन के बारे में जानकारी दे रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, उसके फीचर्स बता रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्पेशल डेटा इन जीआईएस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे नॉट, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें नॉट दिए होते हैं और हम लोग गलत कर देते हैं नॉट ना देख के। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्पेशल डेटा इन जीआईएस। सो स्टोरिंग डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, हम डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन स्पेशल में क्यों करेंगे भाई, ये तो डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन ये आपको नॉन स्पेशल में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ स्पेशल डेटा फॉर्मेट। टिपिकल एग्जांपल आपका हो जाएगा सेफ फाइल रिप्रेजेंटिंग रोड्स एंड रिवर्स। ठीक है, तो ये फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं। सो स्पेशल डेटा फॉर्मेट में जो टिपिकल एग्जांपल है वो है सेफ फाइल। सेफ फाइल बेसिकली आप जब जीआईएस यूज करेंगे तो उसमें भी आप सेफ फाइल का यूज़ करेंगे, यहाँ पे जेएनयू में यहाँ पे कराया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अ सेफ फाइल रिप्रेजेंटिंग रोड्स एंड रिवर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ कैन नॉन स्पेशल डेटा बी इंटीग्रेटेड विद स्पेशल डेटा इन जीआईएस। कैसे हम उसको जोड़ सकते हैं, तो बाय लिंकिंग एट्रीब्यूट्स, उसका एट्रीब्यूट्स एंड टू स्पेसिफिक स्पेशल लोकेशन, किसी पर्टिकुलर जगह का जानकारी जो है उसका नॉन स्पेशल डेटा दे देगा और वो लोकेशन जो है वो क्या हो जाएगा, स्पेशल डेटा हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसा ही है। इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे तो नॉन स्पेशल डेटा कैन बी इंटीग्रेटेड विद स्पेशल डेटा बाय एसोसिएटिंग इट विद ज्योग्राफिकल फीचर्स सच एज लिंक पॉपुलेशन डेटा टू स्पेसिफिक लोकेशन, लिंक सिटीज़ और रीजन्स। ठीक है, सो जो सिटीज़ हो जाएगा, रीजन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, स्पेशल डेटा, और जो उसके बारे में जानकारी है पॉपुलेशन डेटा वो हो जाएगा आपका नॉन स्पेशल डेटा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर डेटा फॉर्मेट इन जीएस। वेक्टर डेटा फॉर्मेट क्या है, तो वेक्टर डेटा में बेसिकली क्या होता है, लाइन, पॉइंट और पॉलीगन यूज किया जाता है। तो इट यूजेस पॉइंट लाइन एंड पॉलीगन टू रिप्रेजेंट फीचर। किसी भी फीचर्स को दिखाने के लिए हम पॉइंट यूज़ करते हैं, लाइन यूज़ करते हैं या फिर पॉलीगन यूज़ करते हैं। ठीक है, रास्टर में क्या होता है, पिक्सल में होता है वही चीज़ है, पॉइंट लाइन पॉलीगन ही होता है, लेकिन वो पिक्सल फॉर्मेट में होता है, पिक्सल फॉर्मेट में होता है ऐसे। ठीक है, सो वेक्टर डेटा रिप्रेजेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स एज पॉइंट। जैसे मान लीजिए कोई सिटीज़ है उसको पॉइंट से दिखा दिए कि ये दिल्ली सिटी है। ठीक है, इसी तरह लाइंस जैसे मान लीजिए कोई रोड जा रहा है या फिर कोई नदी जा रही है उसको दिखा दिए। पॉलीगन मतलब मान लीजिए कोई ग्राउंड है ऐसे, ठीक है, उसको दिखा दिए, कोई तालाब है उसको दिखा दिए। ठीक है, सो इट इज़ हाईली एक्यूरेट फॉर रिप्रेजेंटिंग डिस्क्रीट फीचर्स। सो डिस्क्रीट फीचर्स को दिखाने के लिए, डिस्क्रीट मतलब जो कि कंटिन्यूस नहीं है, जैसे पूरे वर्ल्ड वाइड में नहीं है। जैसे टेम्परेचर है तो कहीं हर जगह टेम्परेचर कुछ ना कुछ होता ही है, तो टेम्परेचर एक कंटिन्यूस फीचर्स है। लेकिन जैसे मान लीजिए तालाब है तो वो तो खत्म ही होगा, नदी है कहीं तो खत्म होगा, सो वो डिस्क्रीट फीचर्स हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल यूज ऑफ रास्टर डेटा फॉर्मेट इन जीआईएस। तो रिप्रेजेंटिंग कॉन्टिन्यूस डेटा लाइक एलिवेशन और टेम्परेचर। सो रास्टर डेटा को अगर हमको दिखाना हो तो इसमें क्या हम यूज़ करते हैं, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल यूज़, क्या यूज़ है रास्टर डेटा का क्या यूज़ है, तो जब अगर हमको कॉन्टिन्यूस फीचर दिखाना हो, अभी मैंने आपको बताया अगर टेम्परेचर आपको दिखाना है, ह्यूमिडिटी दिखाना है, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या आप करेंगे, जैसे मान लीजिए हाइट दिखानी है तो कहीं ना अर्थ, पूरे अर्थ सरफेस पे हर एक पॉइंट का कुछ ना कुछ एलिवेशन होगा, यानी कि ये कंटिन्यूस फीचर है। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रास्टर डेटा यूज़ करेंगे। ओके, सो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटिंग कंटिन्यूस डेटा लाइक एलिवेशन और टेम्परेचर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग वेक्टर डेटा ओवर रास्टर डेटा इन जीआईएस। सो इट ऑफर्स, क्या कह रहा है, मेन एडवांटेज क्या है यूजिंग वेक्टर डेटा ओवर रास्टर डेटा। सो वेक्टर डेटा ही ज़्यादा यूज किया जाता है रास्टर डेटा की अपेक्षा। तो ये क्यों यूज किया जाता है, सो इट ऑफर्स मोर प्रिसीजन, ये ज़्यादा प्रिसाइज होता है फॉर रिप्रेजेंटिंग डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट के लिए ये ज़्यादा प्रिसाइज होता है, जैसे रोड हो गया, बिल्डिंग्स हो गया। सो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए। Vector data provides more precise and it better suited for representing discrete features such as roads, building, administrative boundaries. It is highly accurate at the scale of these features. Okay. अगला जो क्वेश्चन है, हालांकि दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है। अगर हमको कंटिन्यूस फीचर्स दिखाने हैं तो दिखाएंगे क्या, रास्टर में दिखाएंगे, और अगर डिस्क्रीट दिखाना है तो हम वेक्टर में दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रास्टर डेटा। रास्टर डेटा का टाइप कौन सा नहीं है, तो DEM जो होता है वो रास्टर डेटा होता है। इसी तरह सैटेलाइट इमेजनरी भी आपका रास्टर डेटा हो जाएगा, लैंड कवर क्लासिफिकेशन। ओके, सो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आई स्ट्रीट नेटवर्क इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड इन वेक्टर फॉर्मेट एज लाइन। ठीक है, स्ट्रीट को हम दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, लाइन फॉर्मेट में ही दिखाएंगे। ठीक है, सो इसको हम स्ट्रीट नेटवर्क, ये हो जाएगा आपका रास्टर डेटा में नहीं, यानी कि ये वेक्टर में है। रास्टर डेटा इंक्लूड्स कॉन्टिन्यूस सर्फेस, जैसे डैम हो गया, सैटेलाइट इमेजनरी हो गया,
लैंड कवर क्लासिफिकेशन हो गया, ये रिप्रेजेंट करता है ग्रिड से, ठीक है। ग्रिड, ये जो हम पिक्सल बना रहे हैं इसको ग्रिड भी कहते हैं, सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजोल्यूशन ऑफ अ रास्टर डेटा सेट। तो रिजोल्यूशन क्या होता है रास्टर डेटा सेट का, तो जो साइज होता है पिक्सल का, जैसे अगर जितना छोटा हम ये पिक्सल बनेगा किसी भी, जैसे मान लीजिए ऐसे छोटे छोटे कई पिक्सल हैं ऐसे, ठीक है, तो इसका रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर वही पिक्सल का साइज बड़ा हो गया तो उसका रिजोल्यूशन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन में देखिए, the size of each pixel which determine the level of detail. Okay, so explanation, raster resolution refers to the size of each pixel in the data set. Smaller pixel means higher resolution, smaller pixel अगर है तो क्या होगा, resolution उसका high होगा, details अच्छा होगा, provides more detailed information, while large pixel जो होता है वो lower resolution देता है, provide less detailed information, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल जीआईएस एनालिसिस ऑपरेशन। सो टेम्परेचर मॉडलिंग, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सो ये भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बफर ऑपरेशन इन जीआईएस। आई थिंक वही क्वेश्चन है क्या, नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सो वाइल टेम्परेचर मॉडलिंग कैन बी डन यूजिंग जीआईएस डेटा, इट इज़ नॉट अ टिपिकल जीआईएस ऑपरेशन, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ स्पेशियल एनालिसिस, कॉमन ऑपरेशन इंक्लूडिंग बफरिंग, ओवरले एंड नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है। सो जीआईएस का एनालिसिस ऑपरेशन में ये टेम्परेचर मॉडलिंग नहीं आएगा, बफरिंग आएगा, ओवरले आएगा, नेटवर्क एनालिसिस आएगा, टेम्परेचर मॉडलिंग नहीं आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बफर ऑपरेशन इन जीआईएस। सो to create a new map layer that represent area within a specific distance of a features, ठीक है, specified distance of a feature. So the buffer operation creates a zone around a point, line or polygon features within a specified distance. This is useful for proximity analysis. Proximity यानी कि कितना कितना नज़दीक है उसको उसको एक्वायर करने के लिए यूजफुल होता है, ठीक है। सच एज आइडेंटिफाइंग एरियाज विद इन अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम रोड्स और रिवर्स, कितना, जैसे मान लो कोई रोड है उससे कितना दूर पे कोई ऑब्जेक्ट है वो बताता है बफर। विच जीआईएस एनालिसिस टेक्निक्स कंबाइनिंग टू और मोर लेयर्स टू क्रिएट अ न्यू आउटपुट लेयर बेस्ड ऑन स्पेशल रिलेशनशिप। सो कौन सा जीआईएस एनालिसिस टेक्निक्स इन्वॉल्व करता है कंबाइनिंग टू और मोर लेयर्स, दो या दो से अधिक लेयर्स को क्रिएट अ न्यू आउटपुट लेयर, नया एक आउटपुट लेयर बनाने में स्पेशल रिलेशनशिप दिखाने के लिए। सो हम ओवरले करते हैं बेसिकली। जब आप यहाँ पे जीआईएस यूज़ करेंगे, जब आप जेएनयू आएंगे तो आपको पहले सेमेस्टर में QGIS यूज़ करने को मिलेगा, तो वहाँ पे आप ओवरले करते हैं डेटा को। जैसे रोड्स का डेटा हो गया, जैसे मान लीजिए किसी मैप में आपको रोड मिल गया, किसी में आपको टेम्पल्स मिल गए, ठीक है, तो इन दोनों को आप ओवरले करके एक में दिखा देंगे उसको, ठीक है। सो द ओवरले ऑपरेशन कंबाइंस मल्टीपल स्पेशियल लेयर्स जो मिलते हैं आपको उसको आप कंबाइन करते हैं टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन देम। दिस अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन सच एज आइडेंटिफाइंग एरियाज वेयर स्पेसिफिक लैंड यूज ओवरलैप्स विद सर्टेन इन्वायरमेंटल फीचर्स, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जीआईएस एनालिसिस मेथड्स इज यूज टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ रोड नेटवर्क, ठीक है। तो ये है आपका नेटवर्क एनालिसिस, बेसिकली ये आपका बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेटवर्क एनालिसिस यूज्ड इन जीआईएस टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए यूज होता है और ऑप्टिमल रूट बिटवीन 2 लोकेशंस ऑन रोड और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, फैक्टरिंग इन रोड टाइप्स, डिस्टेंस एंड अदर वेरिएबल्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द इंटरपोलेशन फंक्शन इन जीआईएस। इंटरपोलेशन फंक्शन क्या होता है, तो बेसिकली ये अननोन कोई पॉइंट है, अगर अननोन कोई वैल्यूज़ है उसको एस्टिमेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ें, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एस्टिमेट अननोन वैल्यूज एट अनसैम्पल्ड लोकेशन, ठीक है। अननोन वैल्यूज जिसका हो उसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं, किस बेस पे, नोन डेटा के बेस पे, नोन डेटा पॉइंट के बेस पे, ठीक है। सो इंटरपोलेशन इन जीआईएस इज यूज टू एस्टिमेट वैल्यूज फॉर लोकेशन वेयर डू नॉट डेटा एग्जिस्ट, डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो वहाँ पे, बेस्ड ऑन नोन डेटा पॉइंट्स, उस डेटा के बेस्ड पे जहाँ पे। सो क्या था, ओके, इंटरपोलेशन इन जीआईएस इज यूज्ड टू एस्टिमेट वैल्यूज फॉर लोकेशन वेयर नो डेटा एग्जिस्ट बेस्ड ऑन नोन डेटा पॉइंट्स, ठीक है। तो डेटा अगर वहाँ पे नहीं है तो दूसरे डेटा के मदद से हम वहाँ पे एस्टिमेट करते हैं। सो इट इज़ कॉमनली यूज इन इन्वायरमेंटल एनालिसिस सच एज एस्टिमेट रेनफॉल, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों में यूज़ हो रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस अर्बन प्लानिंग में। तो एप्लीकेशन बेस्ड है, मैपिंग करना, एनालाइज करना, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को जोनिंग करना, लैंड यूज़ किस तरह है वो बताना। सो ये सब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। वेट अ मिनट। सो अगला क्वेश्चन है, विच जीआईएस एप्लीकेशन वुड बी मोस्ट यूजफुल फॉर मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्स लाइक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो लैंड यूज, लैंड कवर चेंज जो डिटेक्शन होता है वो ज़्यादातर यूज़ होता है किसमें, मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्स को,
नेचुरल रिसोर्स को मैनेज करने के लिए। अगला क्वेश्चन, हाउ इज़ GIS यूज्ड इन डिजास्टर मैनेजमेंट, कैसे GIS यूज होता है डिजास्टर मैनेजमेंट में? तो एनालाइज करता है, मैप करता है हज़ार्ड जोन को। जैसे इंडिया की बात करें तो 5 जोन में डिवाइड किया हुआ है भूकंप को, ठीक है। तो ऐसे करके हज़ार्ड जोन मान लो डिवाइड वो कर दिया, मैपिंग कर दिया, ठीक है। सो GIS प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट by mapping hazard zones such as flood plains, earthquake prone areas, and by helping in the design of evacuation routes, resource allocation, emergency response planning, इन सब चीज़ों का मैपिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज एन एप्लीकेशन ऑफ GIS इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग? सो ये है मॉनिटरिंग डिफॉरेस्टेशन एंड हैबिटेट लॉस, ठीक है। इन्वायरमेंटल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो डिफॉरेस्टेशन और हैबिटेट लॉस को यूज़ होता है एप्लीकेशन बेस्ड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन सच फील्ड इन GIS यूज्ड टू क्रिएट अ मैनेज जोग्राफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। सो ऑब्वियसली पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी दिखा रहा है तो ये डेमोग्राफिक डेटा हम लोग वो कर रहे हैं, ठीक है, क्रिएट कर रहे हैं। सो GIS इज यूज इन डेमोग्राफी, GIS इज यूज्ड इन डेमोग्राफी टू क्रिएट एंड मैनेज डेटा अबाउट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड मूवमेंट। दिस इंफॉर्मेशन इज क्रूशियल फॉर प्लानिंग रिसोर्स, हेल्थ केयर एंड सर्विस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपका GNSS पे बेस्ड आपका लास्ट टॉपिक्स आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द फंक्शनिंग ऑफ GNSS? जो फंक्शनिंग है GNSS का, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? तो ये होता है ट्राइलेट्रेशन। ट्राइलेट्रेशन इट मीन्स GNSS वर्क्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्राइलेट्रेशन विच इन्वॉल्व्स मेजरिंग डिस्टेंस फ्रॉम मल्टीपल सैटेलाइट्स टू रिसीवर टू डिटरमाइन इट्स पोजीशन। जैसे जो मैंने आपको बताया GNSS क्या है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, वो बेसिकली कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट्स है। सैटेलाइट्स के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, तो वहाँ से डिस्टेंस देखा जाता है यूज़र का, उसके अनुसार जो है वो आपका पोजीशन बताता है। जैसे GPS भी जब वो आप यूज़ करते हैं मोबाइल में, वो भी इसी तरह से काम करता है, ठीक है। तो हाउ डज GNSS कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ रिसीवर? पोजीशन ऑफ रिसीवर, देखो क्वेश्चन भी आ गया। सो ये कैसे बताता है रिसीवर की पोजीशंस को? सो बाय मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द रिसीवर टू मल्टीपल सैटेलाइट एंड यूजिंग ट्राइलेट्रेशन, ठीक है। तो ये आपको टर्म याद रखना है, ट्राइलेट्रेशन, ओके। और इसके और नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लें, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, ओके। सो GNSS यूज द डिस्टेंस बिटवीन द रिसीवर एंड दैट लीस्ट 3 सैटेलाइट्स। अब देखो 3 सैटेलाइट्स होने ही चाहिए किसी भी, अगर मान लो तुमको पोजीशन जानना है किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का, व्यक्ति का या फिर किसी भी चीज़ का अगर पोजीशन जानना है तो आपको 3 सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है 2D पोजीशन जानने के लिए। अगर 3D जानना हो तो 4 सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, ओके। व्हाट द मेन सोर्स ऑफ एरर्स इन GNSS? सो मेन सोर्स ऑफ एरर इन GNSS, क्या मेन सोर्स है GNSS में एरर आने का? सो बेसिकली मल्टीपाथ हो गया मान लो, या फिर एटमॉस्फेरिक डिले हो गया, या फिर सैटेलाइट क्लॉक एरर हो गया। इसकी वजह से जो है वो GNSS यानी कि नेविगेशन में प्रॉब्लम आती है। जैसे एरर्स इन GNSS सिग्नल्स कैन कम फ्रॉम वेरियस सोर्स इंक्लूडिंग मल्टीपाथ, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ सिग्नल्स, मान लो सिग्नल्स का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, एटमॉस्फेरिक डिले हो रही है, और सैटेलाइट क्लॉक एरर्स आ रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है वो GNSS में एरर आते हैं। अगला क्वेश्चन सेगमेंट से रिलेटेड है, GNSS सेगमेंट, जो कि 3 टाइप्स के मैंने आपको बताया, कंट्रोल, स्पेस और यूज़र, ये 3 तरह के होते हैं सेगमेंट्स। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 प्राइमरी सेगमेंट्स ऑफ GNSS सिस्टम? सो स्पेस सेगमेंट्स है, कंट्रोल सेगमेंट्स है, यूजर सेगमेंट्स है, कम्युनिकेशन सेगमेंट्स किसी तरह का सेगमेंट्स नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं कि प्राइमरी जो है वो 3 होते हैं। स्पेस सेगमेंट्स क्या होता है? कंसिस्ट ऑन सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अर्थ। कंट्रोल सेगमेंट क्या होता है? ग्राउंड स्टेशंस होते हैं या ऑफिसेस होते हैं जो मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं सैटेलाइट्स को। और यूजर सेगमेंट क्या होता है? जो रिसीवर के पास होता है, रिसीवर यूज्ड बाय यूजर टू रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द सैटेलाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्पेस सेगमेंट्स इन GNSS? सो स्पेस सेगमेंट्स का क्या फंक्शन है? सो इसका जो फंक्शन है वो है प्रोवाइड करना सिग्नल्स को टू यूजर फॉर पोजीशनिंग एंड नेविगेशन। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सो इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लें, प्रोवाइड सिग्नल्स टू यूजर फॉर positioning and navigation. The space segments consist of satellites that transmit signals to the user segments, which are then used for positioning, navigation, timing. Satellite से जो है वो users तक जो है वो सिग्नल्स जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द रोल ऑफ कंट्रोल सेगमेंट्स? कंट्रोल सेगमेंट का फिर क्या रोल है? सो कंट्रोल सेगमेंट जो है वो मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है सैटेलाइट्स को जो स्पेस में है, मॉनिटर एंड कंट्रोल सैटेलाइट्स इंश्योरिंग प्रॉपर ऑर्बिट एंड क्लॉक एक्यूरेसी।
अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द यूजर सेगमेंट इन जीएनएसएस इंक्लूड्स। सो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, जीएनएसएस रिसीवर्स एंड यूजर डिवाइस दैट यूज द सैटेलाइट सिग्नल्स। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यूजर सेगमेंट जो है वो जीएनएसएस इंक्लूड्स, यूजर सेगमेंट्स का क्या यूज़ है, तो जीएनएसएस रिसीवर्स एंड यूजर डिवाइस दैट यूज द सैटेलाइट सिग्नल्स, क्योंकि यूजर सिग्नल क्या होते हैं, यूज़ करते हैं। सो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ जीएनएसएस। तो ग्लोबल वेदरिंग फोरकास्टिंग नहीं करता है बेसिकली, मतलब प्राइमरी उसका यूज ये नहीं है। राइट आंसर आपका बी, ग्लोबल वेदरिंग फोरकास्टिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ इज जीएनएसएस यूज्ड इन प्रिसीजन फार्मिंग। ठीक है, सो जीएनएसएस जो प्रिसीजन फार्मिंग में कैसे यूज़ होता है, तो प्रोवाइड करता है एक्यूरेट पोजिशनिंग फॉर ऑटोमेटेड मशीनरी एंड टू मैप फील्ड। ठीक है, so GNSS allows for precise positioning of machinery, enabling automated operations such as plowing, seedings, harvesting as well as modeling. So ये जो बेसिकली क्या बता रहा है, वेट अ मिनट, तो इसमें बेसिकली क्या था, फार्मिंग में क्या यूज़ है जीएनएसएस का वो बताना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज जीएनएसएस कंट्रीब्यूट टू डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रैकिंग करता है मूवमेंट ऑफ डिजास्टर को, रिलीफ टीम्स को, रिसोर्स के लिए। ठीक है, सो इसको आप देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन, डज व्हाट रोल डज जीएनएसएस प्ले इन लैंड सर्वेइंग। सो ये सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छा, विच जीएनएसएस सिस्टम इज प्राइमरली यूज बाई यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट कौन सा जीएनएसएस यूज करता है, सो ये जीपीएस यूज करता है। राइट आंसर आपका टी हो जाएगा। So the global positioning system in the GNSS system operated by the United States and is widely used worldwide for positioning, navigation and timing application. ठीक है, so ये worldwide use होता है। ठीक है, what is the main difference between the GNSS system and other जो होते हैं। ठीक है, क्या अलग अलग जो GNSS सिस्टम है उसमें क्या डिफरेंस है, तो बेसिकली सेटेलाइट का डिफरेंस होता है। जैसे जो जीपीएस है उसमें 6 गुच्छे हैं, 4 के, यानी कि 24 सैटेलाइट यूज़ होते हैं। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट जीएनएसएस सिस्टम इसमें। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स ईच सिस्टम। सो इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेंगे। द मेन डिफरेंस लाइज इन द नंबर ऑफ ऑपरेशनल सैटेलाइट्स एंड देयर पोजिशनिंग इन स्पेस। ठीक है, सो जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो एंड ब्यूडो। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था, जीपीएस जो है वो अमेरिका का है, ब्यूडो जो है चाइना का है, ऐसे करके। सो बेसिकली सैटेलाइट्स के नंबर्स में अंतर होता है। तो ये जो है था वो आपका पूरा क्या था, जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और एरियल फोटोग्राफी से रिलेटेड एमसीक्यूज थे, उसके कंसेप्ट से। तो और किस पे वीडियोस आपको चाहिए, किस यूनिट पे चाहिए, ज़रूर बताएं। और इसका आपका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा 100 व्यूज़ होने के बाद वीडियोज़ पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।